सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजू जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी आपको भी मेरा नमस्कार और सभी सखियों सखाओं को मेरा यानी मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहें, कुछ ना बोले, संवाद नहीं करें। संवाद अगर नहीं करेंगे तो आपकी बातें मुझ तक और मेरी बातें आप तक और हमारी बातें श्रोताओं तक नहीं पहुंच पाएगी। तो संवाद बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, सबके बीच होना जरूरी है, घर के लोगों के बीच होना जरूरी है, दो सभ्यताओं के बीच होना जरूरी है, समाज के बीच होना जरूरी है, देशों के बीच होना जरूरी है। तो अब अचानक संवाद की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आज का हमारा एक विषय ये है, सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस पर हमारे श्रोता क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/bbs mumbai। और सिर्फ ये न बताएं कि संवाद बहुत जरूरी है, बल्कि ये भी बताएं कि कब किससे आपकी अनबन हो गई, कब किससे आगे बढ़कर आपने संवाद स्थापित किया, कि पिछले दिनों कभी किसी से झगड़ा हुआ और आपने आके कहा कि भाई सॉरी, ठीक है जाने दो, हम अपना अनबोलापन वापस लेते हैं। ये बातें बहुत जरूरी जी है। हाँ, और इससे हमारी विनम्रता भी झलकती है। अगर आप आगे रह करके ये कहते हैं चलो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम नहीं बोले, ऐसा नहीं होगा, हम तो आपस में बात करेंगे। ठीक है, तो हम भी अब कहते हैं चलो जो हो गया सो हो गया, हम अपनी बात वापस लेते हैं। चुप नहीं रहेंगे बल्कि खूब बोलेंगे। हाँ। और आगे और भी विषय हैं जिन पर हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा। वट पूर्णिमा बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये भी, कि बड़ और पीपल ये जो दो वृक्ष हैं, ये और इसके साथ ही नीम, ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, इनकी हमारे जीवन में क्या महत्ता है, क्या जरूरत है और इनसे हमें क्या फायदे मिलते हैं। और तो हमारी जो संस्कृति है ना, वो एक ऐसी संस्कृति है जो पेड़ों की महत्ता को इस तरह से दर्शाती है, जो पूजा पाठ या फिर कोई एक विशेष दिवस मना करके, ताकि हम इनके महत्व को समझ सकें। तो ऐसा ही दिन है। पीछे का जो मंतव्य है वो यही है कि वृक्षों की सुरक्षा, पेड़ों की सुरक्षा, के नए नए पौधे रोपें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हम कहते हैं ना कि आंखें हमारे व्यक्तित्व का आईना होती हैं। आंखों को देखकर हम जान लेते हैं कि दिल के भीतर क्या चल रहा है। अगर हम चुपचाप बैठ जाएं, नाराज हो जाएं, तो आंखें ऐसी है कि बोल देंगी, कह देंगे क्या हुआ, आप नाराज लग रही हैं ना। हाँ। तो आंखें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के तमाम अंगों में। तो अगर हम अपनी आंखों की रोशनी किसी को दे सकते हैं, किसी नेत्रहीन को, तो कितनी बड़ी ये नियामत होगी। तो इसलिए जब आपको ऐसा लगता है कि नेत्रदान कहा जाता है, बहुत बड़ा दान है, महादान कहा जाता है, अपने आंखों को किसी को दान कर सकते हैं। मतलब जब हम ये लिख के देते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आंखें किसी को डोनेट कर दी जाए। किसी के जीवन में हम उजाला ला सकते हैं, किसी के अंधेरे जीवन को हम प्रकाश से भर सकते हैं, ऐसा ये दान है जिसे नेत्रदान कहते हैं। इसके अलावा भारतीय विरासत स्थल के अंतर्गत चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की हम बात करेंगे। और बातें हल्की फुल्की ये भी हमारा विषय है। और इसमें जो है पड़ोसी के पेड़ पौधे, अब शायद बहुत से लोगों को लगता होगा पड़ोसी के पेड़ पौधे इसका मतलब क्या है, तो हम आपको बता दें कि हमारे आसपास हमारे पड़ोसी रहते हैं, उनके घर में भी पेड़ पौधे लगे होते हैं। कई बार फल वाले वृक्ष होते हैं, कई बार फूलों वाले वृक्ष होते हैं। तो क्या उनके घरों में जब फल लगते हैं तो वो मिल बांट के खाते हैं? और कई बार ये भी होता है कि पड़ोसी के पेड़ लगे हैं तो वहां से ही ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, तो भी छुप के ले लेते हैं, ये भी होता है। हाँ। कई बार हमने बड़े पौधा वृक्ष प्रेमियों को देखा है कि चुपके से कहीं से पौधा उड़ा लेते हैं। तो वो एक तरह से तो ठीक नहीं है। किसी से आप पूछ के लीजिए किसी का पौधा लेना है तो पड़ोसी के घर के पौधे के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब उन पौधों को अपना अधिकार समझते हैं? हाँ, अधिकार समझते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन कर्तव्य भी तो उसके साथ ही जुड़े होते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारे पड़ोसी कभी गांव जाते हैं या किसी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता है, 10-15 दिन के लिए वो चले जाते हैं, तो हम अपने पेड़ पौधों को पानी डाल देते हैं, लेकिन उनके पेड़ पौधों को हम पानी नहीं डालते। ये सोचते हैं कि ये हमारे थोड़ी है। लेकिन क्या हमें वृक्षों के बारे में, पौधों के बारे में ऐसा सोचना चाहिए, जब वो फल देते हैं तो सभी को देते हैं, फूल देते हैं तो सभी को देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं तो सभी को देते हैं। तो हमें इन बातों का ख्याल रखते हुए अपने पड़ोसियों के पेड़ पौधे को भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें ख्याल रखना चाहिए कि अब एक गाना आ जाना चाहिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों
बातों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ममता जी, जिस देश में गंगा बहती है वो हमारा देश है, ये हमारी सभ्यता है। तो देखिए, सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यानी इसे अंग्रेजी में कहें तो इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। तो पूरे विश्व में कई तरह की सभ्यताएं हैं। अगर इन विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद नहीं होगा तो अंतर बढ़ता जाएगा। अंतर बढ़ेगा तो शांति, विकास और विश्वास प्रभावित होगा। इन बातों से निपटने के लिए आपसी संवाद का होना बहुत जरूरी है। और दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए, वैश्विक एकजुटता के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है और सार्वभौमिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। संवाद असल में दो सभ्यताओं के बीच एक पुल का भी काम करता है, जो अंततः विश्व शांति, मानव कल्याण, विकास और प्रगति में भी योगदान देता है। बिल्कुल। और ये जो दिवस है, ये सभ्यताओं की विविधताओं के मूल्य के बारे में भी हमें जागरूक करता है। पारस्परिक सम्मान और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देकर अधिक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार को ये बढ़ावा देता है। हमारे एक श्रोता ने इस बारे में लिखा है कि ये दिवस चीन सहित 83 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। ये दिवस विश्व में शांति, अस्तित्व और विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है। और ये दिवस एक तरह से संवाद के लिए है, तो आप आपस में संवाद स्थापित करें, यही हमारा कहना है। ये हमारे श्रोता की टिप्पणी है। बिल्कुल। तो बात यही है कि कुल मिला के संवाद का होना बहुत ही आवश्यक है। हम
हम भी संवाद इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं वो एक दूसरे तक पहुंचे, हमारी बातें श्रोताओं तक पहुंचे और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। और श्रोता हमारे बहुत सारे इनसे जुड़ रहे हैं, बातें अपनी लिख रहे हैं और भी आगे जो उनकी बातें होगी वो हम श्रोताओं के समक्ष रखेंगे। आज वट पूर्णिमा। हाँ मंजू जी, एक सेकंड। संवाद के संदर्भ में हमारी एक सखी लिख रही है, देखिए ना क्या लिखा है। ये सब बचपन में हुआ करता था कि किसी बात पर कुट्टी और दूसरे पल जुटी। अब लोग मन में ईगो पाल लेते हैं, आप भूल कर आगे भी बढ़ेंगे तो वो गांठ दिखाई देती है। कुछ संबंधों में दिखती हुई गांठों को भी अनदेखा करना पड़ता है, क्योंकि दुनियादारी रिश्तेदारी तो हर हाल में निभानी ही पड़ती है। तो इसलिए संवादहीनता किसी तरह से ठीक नहीं। हमारी एक सखी का ये अनुभव है, इन्होंने साझा किया है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी है। और अब हम आगे अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। ममता जी, वट पूर्णिमा। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और अपने परिवार की खुशहाली की इसी के साथ वो कामना करती है। और बहुत सारी महिलाएं जो व्रत करती हैं, पहले वट वृक्ष को पंखा भी झलती हैं, फिर अपने सौभाग्य के लिए, अखंड सौभाग्यवती होने की कामना करती हैं। दरअसल इसके पीछे जो अगर हम वैज्ञानिक कारण ढूंढे तो यही है कि हम वृक्षों को सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि अगर ये वृक्ष रहेंगे हरे भरे तो हम कहीं थके हारे जब आएंगे तो सुस्ताने के लिए हमें ठंडी छांव मिलेगी। इसी मान्यता को लेकर उसे अध्यात्म से जोड़ा गया है, ताकि बाध्य होकर लोग वृक्षों की पूजा करें, अर्चना करें। और इसी बहाने हम इस तरह के वृक्ष लगाएंगे भी। और विशेष तौर पर जो वट पूर्णिमा का दिन होता है, जब महिलाओं के लिए ये एक नियम बनाया गया है कि वो वट वृक्ष के नीचे जाएं, उसकी हल्दी कुमकुम रोली से पूजा करें और एक कच्चा सूत वो लेकर के जाती है, उसके चारों ओर लपेटती है और कुछ देर तक वहां बैठती है, सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। और कथा में भी ये कहा जाता है कि जब जो है सत्यवान जब मूर्छित हो जाते हैं तो उनसे उस पेड़ के नीचे लिटाया जाता है और इस तरह की कथा जो है वो सुनी जाती है। तो इसका भी अर्थ यही है कि ये जो दिन आता है ना, तो वट का जो वृक्ष होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। उसके अंदर से कुछ इस तरह के रसायन या कुछ गैसेस निकलती है जो हमारे लिए, यानी विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसलिए कुछ समय उनको उस वृक्ष के नीचे बिताने के लिए एक नियम बनाया गया है। हमारी एक सखी लिख रही है कि वट पूर्णिमा का अंग्रेजी में अर्थ है बरगद के पेड़ से संबंधित पूर्णिमा। ये जो त्योहार है उत्तरी और पश्चिमी भारतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में बहुत ज्यादा तादाद में मनाया जाता है और त्योहार की अवधि 3 दिनों तक मनाई जाती है। तो इस त्योहार को लोग मनाते हैं और उसके पीछे यही कारण है कि लोग वृक्षों की पूजा करें, उनका सम्मान दें। बिल्कुल ममता जी, बातें अभी और भी होंगी, लेकिन अभी वक्त है एक अंतराल का। अंतराल का समय पूरा हो चुका है। हम फिर हाजिर हैं अपनी बातों के साथ और गीतों के साथ। वट पूर्णिमा की हम बात कर रहे थे। तो देखिए, जो वट वृक्ष की बात हम कर रहे थे, बात यह है कि जब हम कुछ समय, यानी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यह है कि जो रसायन या जिस तरह की गैसेस वो महिलाओं के जो प्रजनन अंग होते हैं उनके ऊपर बहुत असर डालती है। वो कई बार महिलाओं की कुछ बीमारियां होती, तो कहा भी जाता है कि थोड़ी देर आप जो है वट वृक्ष के नीचे या फिर थोड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के थोड़ा समय बिताइए। तो उसका कारण यही, इसी तरह से इसको इस मान्यता से जोड़ दिया गया है कि जब वो सूत लपेटेंगी, वहां जाकर के बैठेंगी, कथा सुनेंगी, तो इस बहाने वो थोड़ा समय वहां जाकर
करके बिताएंगे। और दूसरी बात ये कि जब हम इन वृक्षों की पूजा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम इन वृक्षों को लगाएंगे भी अपने घर आंगन में या फिर थोड़ी दूरी पर अपने गांव में, अपने शहर में। इस तरह से इन वृक्षों की संख्या बढ़ेगी। अब गीत सुन ले, सुनते हैं। निकलता रहे दीपक में
मंजू जी, हाँ जी। देखिए, हमने शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में ये कहा था कि आंखें जो होती हैं व्यक्तित्व का आईना होती हैं और आंखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब कभी जरूरत पड़े तो किसी की अंधेरे जीवन में अगर किसी की आंख से, हमारी आंख से रोशनी मिलती है तो इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है। 10 जून को ये विश्व नेत्रदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज है 10 जून। बिल्कुल। और जिसका उद्देश्य है लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही जो दृष्टिहीन है उनके बारे में थोड़ी जागरूकता फैलाना कि उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उन्हें हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है, बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है। नेत्रदान की ओर पहला कदम है किसी पंजीकृत नेत्र बैंक में नेत्रदान प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना और उस पत्र में अपनी सभी जानकारी देना। इसके बाद आप अपने प्रियजनों को अपने निर्णय के बारे में सूचित करें, उन्हें बताएं कि मैंने ऐसा किया है, ताकि वे जान सकें कि मृत्यु के बाद किसे फोन करना है और किसे इस बात की सूचना देनी है। और ये तुरंत होना चाहिए, क्योंकि आंख निकालने की जो प्रक्रिया होती है मृत्यु के लगभग तुरंत बाद होनी चाहिए। यदि आपने नेत्रदान करने का संकल्प किया है तो ये निश्चित कर लें कि आपके प्रियजन जाने के बाद, मौत के बाद 6 घंटे के भीतर ही नेत्र बैंक से संपर्क कर लें। हाँ, बिल्कुल 6 घंटे के भीतर ये प्रक्रिया संपन्न हो जाना चाहिए। तो मृत्यु के तुरंत बाद आपको संपर्क करना है। और जब तक नेत्र बैंक के व्यक्ति आते हैं तब तक मृत व्यक्ति की दोनों आंखें बंद रखें, उसे सूखने से बचाने के लिए नम रुई से उसे ढके रखें और बहुत तेज ऊपर पंखा ना चलाएं। पंखे की वजह से आंखें सूख सकती है और खराब हो सकती है। तो जैसे हम जीवित रहते हुए हम अपनी आंखों की देखभाल किस तरह से करते हैं, मृत्यु के बाद भी जब तक ये आई डोनेशन का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक आंखों को सुरक्षित रखने के लिए या उसको सूखने से बचाने के लिए भी हमें पूरे उपाय करने चाहिए, अन्यथा नेत्रदान का जो ये प्रोसेस है ये नहीं हो पाता है। और कई बार ये गलतफहमी होती है कि जिसके मोतियाबिंद है तो वो उनकी सर्जरी हुई है, उसके बावजूद वो नेत्रदान नहीं कर सकते। ये गलतफहमी है, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नेत्रदान महादान है, मृत्यु के बाद आंखें दान करने से किसी को रोशनी मिल सकती है और ये एक महादान कार्य है, इसलिए इसमें चूके नहीं जरूर करें। और ये भी बात है कि जिन लोगों को जैसे डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है, कहा जाता है कि वो लोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग नेत्रदान कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर पाते उनके बारे में बताते हैं। अगर किसी को कोई संक्रामक रोग है तो वो अपनी आंखें दान नहीं कर सकते हैं। और अपनी आंखें दान करने का संकल्प लेकर और नेत्रदान की संभावना के प्रति जागरूकता फैलाकर हम उन लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं जो इस खूबसूरत को दुनिया को देख नहीं पाते हैं। तो इस बात के प्रति हम सबको जागरूक होना है। एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व नेत्रदान दिवस जो मरने के बाद नेत्रदान का संकल्प करना है, मनाना। नेत्रदान करना यानी कि उपकार की भावना है, इसके तहत नेत्रदान करना नहीं होता है, बल्कि किसी के जो नेत्रहीन है जो उन पर तरस खाकर भी नेत्रदान नहीं करना चाहिए, बल्कि नेत्रदान इस मन से करना चाहिए कि हम किसी के काम आ सकें। बिल्कुल। और एक साथी ने हमारे ये भी लिखा है कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो आता है वो हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच मनाया जाता है और इस अभियान का उद्देश्य भी यही होता है, जागरूकता पैदा करना और नेत्रदान की शपथ लेने के लिए महत्व को बढ़ावा देना है। और एक हमारे साथी ने ये बात भी लिखी है कि विश्व नेत्रदान दिवस की शुरुआत 1986 में भारत में हुई। इसकी पहल मुख्य रूप से भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञों, नेत्र बैंकों और सामाजिक संगठनों के द्वारा की गई। इसका प्राथमिक लक्ष्य कॉर्नियल जो भारत और विश्व में दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण है, इसे निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। हमारी एक सखी ने लिखी है एक महत्वपूर्ण बात, लिखा है कि नेत्रदान जागरूकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम सबको इस विषय में जागरूक होना चाहिए कि नेत्रदान हमें जरूर करना चाहिए। मैं खुद एक ब्लाइंड हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि जिसके पास आंखें नहीं होती हैं उन्हें आंखों की कितनी कमी महसूस होती है, इसलिए आपने इतने दान जरूर करें। इससे जुड़े हुए जो लोग हैं इस पर संकल्प जरूर लें कि उनके मरने के बाद किसी के जीवन में उजाला फैले, रोशनी आए। और नेत्रदान करने से आपका चेहरा खराब हो जाएगा और इस तरह का जो डर होता है ये इस डर से मुक्त हो और नेत्रदान अवश्य करें। बिल्कुल, इस डर को मन से निकालिए। नेत्रदान के प्रति हमें सबको जागरूक होना है। और अब एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। ममता जी, जीवन से भरी आंखें जीने के लिए मजबूर करती है, लेकिन समय अभी हमें इस वक्त मजबूर कर रहा है कि हमें एक ब्रेक लेना है। लेते हैं एक ब्रेक। चलिए ममता जी, अब कहीं घूमने चले? कहाँ चले? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। श्रोताओं को भी लिए चलते हैं। हाँ, साथ में लिए चलते हैं। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, और यहाँ एक प्रभावशाली परिदृश्य में पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक विरासतें देखने को हमें मिलती है। पावागढ़ पहाड़ी पर केंद्रित एक ज्वालामुखी संरचना है जो आसपास के मैदानों से 800 मीटर ऊपर उठी हुई है।
और ये ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक से लेकर मध्यकालीन काल तक की बस्तियों के यहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं और तरह तरह के महल हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, धार्मिक इमारतें हैं, आवासीय परिसर है और जल धारण प्रतिष्ठानों के बहुत सारे अवशेष हैं। साथ ही चंपानेर का जीवंत गांव भी है यहाँ। बिल्कुल, और मुख्य इमारतों और किलों के संरचनात्मक अवशेषों को छोड़कर बाकी अधिकांश हिस्से दबे हुए और बिना खुदाई के हैं। चंपानेर पावागढ़ में 14वीं सदी के मंदिर और जल धारण करने वाली संरचनाएं राजधानी शहर की धार्मिक, सैन्य और कृषि संरचनाओं के साथ हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के नमूने भी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क एक बहुत ही कम समय तक रहने वाली राजधानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपनी कला, संस्कृति और प्राकृतिक विशेषताओं के लिए जानी जाती है और ये बड़ा ही इसका नमूना है एक तरह से। यहाँ पहाड़ी पर कालिका माता मंदिर है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते भी हैं देखने के लिए। और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये शहर अपनी 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के सबसे प्रमुख राजा वनराज चावड़ा ने स्थापित किया था। उन्होंने इसका नाम अपने मित्र और सेनापति चंपा के नाम पर रखा, जिन्हें बाद में चंपा राज के नाम से जाना गया। और हमारे एक श्रोता ने इस बारे में जानकारी भी दी है कि इस किले को चंपानेर में खिची चौहान राजपूतों ने बनाया। इसे किले को बाद में मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर 8वीं 14वीं शताब्दी तक ऐतिहासिक अवशेष भी मिले और इसके साथ ही 16वीं शताब्दी में गुजरात राज्य की राजधानी होने के अवशेष भी यहाँ पर मिले। और 15वीं सदी के अंत से लेकर 16वीं सदी की शुरुआत तक हिंदू और मुस्लिम संस्कृति और वास्तुकला को यहाँ देखा जा सकता है। प्राथमिक विरासत क्षेत्र के अलावा कई अन्य स्थल हैं, जिनमें शामिल है कबूतरखाना, मकबरा मांडवी, पाटीदार गांव, मलिक संदल की वाव, हाथी खाना, सिंध माता, सिकंदर का रेउजा, नौ कुआ, सात बावड़ी और चंद्रकला वाव ये स्थान है। और ये स्थल बड़ौदा से 50 किलोमीटर पूर्व में और गोधरा से 68 किलोमीटर दक्षिण में है और ये स्थान लहरदार पहाड़ियों से घिरा है, पठारों से घिरा हुआ है। प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों और लावा जैसी बहुत सारी चट्टानें भी यहाँ पर हैं। बिल्कुल, इसे भारत की सबसे प्राचीन चट्टान संरचनाओं में से एक माना जाता है। पहाड़ी का सबसे ऊंचा बिंदु जम्बू घोड़ा की दिशा में एक लहरदार वन स्थित है। पावागढ़ हिल में एक ऐतिहासिक किला है। शिखर तक का जो रास्ता है वो कई पुराने द्वारों से होकर गुजरता है। खड़ी चट्टानें और उनके सीढ़ी नुमा किनारों से होकर फिर एक समतल इलाका आता है जहां आप पहुंच जाते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ जाइए क्योंकि आपको ऊंचा चढ़ना पड़ता है, इसलिए अगर आप धूप है, गर्मी है तो आप पानी की व्यवस्था करके जाइए और थोड़ा सिर वगैरह आप ढक करके जाइए। और ऐसे जो पुरातन स्थान होते हैं ना ममता जी, मुझे तो देखने में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है वहां जाना। किससे नहीं मजा आएगा क्योंकि इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और आप अपनी इन सब के बारे में जानकर, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमें और जानकर आप आने वाली पीढ़ी को इस तरह की धरोहर के बारे में आप बताते हैं, उन्हें भी जानकारी मिलेगी। इस समय हम एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।
यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? ममता जी, पड़ोसियों के पेड़ पौधों के बारे में हम क्या सोचते हैं? मुझे एक बात याद आ रही है। हमारी गली में ना एक महिला सुबह सुबह एक छोटा थैला लेकर के निकलती है। आसपास में जितने पौधे लगे हैं, जिन पर भी फूल खिले हुए हैं, सबको तोड़ते हुए वो अपने थैले में डालती चली जाती है। जब किसी ने उनने कहा कि भाई आप क्यों फूल तोड़ती हैं, हमने लगाए हैं और हम इसमें रोज पानी डालते हैं, इन्हें बड़ा करते हैं, तो बोलती मुझे ये जो है पूजा करने के लिए मुझे चाहिए। तो ये बात थोड़ी सी विचार करने योग्य है कि जिस पेड़ पौधों के लिए दूसरे मेहनत कर रहे हैं, वहां से आप उठा करके और बिना उनसे पूछे उनके फूलों को तोड़ लेते हैं, ले जाते हैं। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात नहीं, क्योंकि फूलों की खूबसूरती उन पौधों में ही होती है। पौधों में खिले हुए फूल बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, उन्हें आप तोड़ लेते हैं तो उसकी खूबसूरती तुरंत कम हो जाती है। इसी तरह की एक बात हमारी सखी भी लिख रही है। हमारी एक सखी ने लिखा है कि बचपन में पड़ोसी के पेड़ पौधे से फूल चुराने का अपना ही मजा था। मेरे घर के पास एक पंजाबी परिवार रहते थे और रोज उस घर से गुजरना ही पड़ता था और उनकी बाउंड्री बहुत नीची थी, तो जब भी उधर से गुजरती तो हाथ बढ़ाकर गुलाब के फूल तोड़ लेती और कई बार तो पकड़ी भी गई। स्कूल जाने के लिए एक सहेली को उसके घर से लेने जाती थी तो उनके घर भी ढेर सारे फूल लगे हुए थे, वहां से भी मौका मिलते ही गुलाब तोड़कर बैग में डाल लेती थी। अभी मेरे पड़ोस में एक घर है, उनके घर के लोग सब बाहर रहते हैं, तो उनके घर के पेड़ पौधों का ध्यान हम लोग ही रखते हैं। उनके घर में बहुत आम फलते हैं, वो भी हम लोग ही ज्यादातर खाते हैं। वो लोग हम लोगों के भरोसे घर छोड़ दिए हैं। भाई ये तो ठीक है कि आपने फूल तोड़ लिए, लेकिन जरा जो फूल तोड़ने का शौक है, आम खाने का शौक है, तो पौधे लगाने का शौक भी पाल लीजिए। तो कितना अच्छा रहे। बिल्कुल, इसी तरह बहुत सारे पेड़ पौधे हो जाएंगे। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि कुछ साल पहले की बात है, अमरूद का पेड़ हमारे अहाते में नया लगा था और 3-4 साल बाद उस पर
कुछ ही अमरूद आए थे। हम सभी बस इसी आशा में थे कि थोड़ा सा ये पक जाए तो तोड़कर सारे परिवार उस फल को खाएं। दोपहर में कुछ हलचल हुआ तो मैं खिड़की खोलकर देखने गई। देखती हूँ कि 70 वर्षीय पड़ोसी चाची जी बड़े आराम से डंडे से अमरूद तोड़ रही हैं। मैंने कहा, चाची जी कच्चा है, क्यों तोड़ रहे हो आप? तो क्या करें, और डंडे को नीचे फेंककर अपने घर के भीतर चली गई और उनका मुंह फूल गया। जब मैंने सासू माँ को ये बात बताई तो दो बात करने वाली थी, पर घर के लोगों ने मना कर दिया। दुख की बात भी है कि पेड़ में 10-12 ही फल लगे थे और कच्चे थे, वो उन्होंने तोड़ लिए। तो ये भी ठीक बात नहीं है कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो इंतजार करते हैं। पड़ोसी के पौधे के बारे में बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बातें लिखी हैं, थोड़ा चुहलबाजी में भी बातें लिखी है। तो ठीक है, बचपन में सभी शरारत करते हैं, वो बचपन की शरारत को कोई वो चोरी का नाम नहीं दिया जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 1-2 पौधे हम पड़ोस दोस्तों पर से बहुत चुराते थे, दोस्तों के यहाँ से। एक मनी प्लांट और दूसरा लक्ष्मण बूटी। इसके बारे में कहा जाता था कि अगर आपके अहाते में रहेगा तो सांप नहीं आएंगे और मनी प्लांट से पैसे बढ़ेंगे। और एक श्रोता ने और लिखा है कि हल्की फुल्की बातें, पड़ोसियों के पेड़ पौधे, अगर किसी परेशानियों ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं न, तो सबसे ज्यादा मजा आता था आम के पेड़ पर पड़ोसियों के आम चुराने और उनसे डांट खाने में। और मेरे घर के पास मेरी पड़ोसी ने मेहंदी का पेड़ लगाया है, जहां पर उन्हें बैठने के लिए खुशी और टेबल भी लगाया, कुर्सी और टेबल भी लगाया। वहां जाकर हम अक्सर बैठ जाते हैं और मेहंदी के पैर के नीचे बैठने की खुशी गजब की होती है। देखिए, मनी प्लांट के पौधा लगाने से मनी आती है या नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है। जैसे छोटे छोटे पौधे, जो जैसे कि हमारे पास जगह नहीं है तो हमारी बालकनी है, खिड़की है, उसमें, या फिर अगर धूप नहीं आती कुछ जगहों पर तो वहां भी उन पौधों को लगा सकते हैं। उसमें एक बहुत ही मुख्य है जिसे कहते हैं मदर इन लॉ टंग। और नाम भी बड़ा मजेदार है इसका। उसकी बहुत लंबी लंबी उसकी पत्तियां होती है और थोड़ी सी मोटी होती, थिक होती है। तो वो कहते हैं कि अगर घर के अंदर भी लगा लिया जाए तो उससे बहुत अच्छी ऑक्सीजन हमें मिलती है। इस तरह के और भी कई प्लांट होते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। मनी प्लांट तो आप सजावट के लिए भी घर में आप रख लेते हैं। कई बार वो तो सिर्फ पानी में रख दिया तो बहुत दिन तक जीवित रहता है, जैसे हमने देखा है ग्लास में, और हम सब अपने घरों में सजाते भी हैं। बॉटल में पानी की खाली बॉटल ले ली और उसमें आपने पानी भर के और मनी प्लांट उसमें रख दिया, तो सुंदर भी लगता है देखने में और उसमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो मनी प्लांट चुराने की क्या जरूरत है, वो तो बड़ी आसानी से लग जाता है। हाँ। और आप एक पौधा लगा लें तो कई गमले में उसको रोप सकते हैं। बिल्कुल। और पड़ोसी ये भी तो कर सकते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम एक प्लांट लगाते हैं लेकिन उसके साथ साथ में जब थोड़ा बड़ा होता है तो आसपास में वही बहुत सारे प्लांट उगाते हैं, तो आप अपने पड़ोसियों को बांट दीजिए, क्योंकि इतने पौधे तो आप लगाएंगे नहीं, है ना। हाँ। अब एक रोचक बात आपको हम बताना चाहते हैं। हाँ? वो एक निजी अनुभव है लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को इससे सीख भी मिल सकती है। ये बहुत बचपन की बात है और इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर आनंद भवन है, सबको पता होगा। वहां लोग जाते हैं घूमने देखने के लिए और सुंदर फूल खिले हैं वहां पर, सुंदर बागवानी है। और अब क्या स्थिति है बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन जब हम छोटे थे तो वहां पे तरह तरह के फूल थे और गुलाब के फूल अगर देख ले तो किसका मन नहीं मोहित हो जाता है। तो हम सब बचपन की बातें, और हम घूमने गए थे और वहां देखा इतने सुंदर गुलाब, लाल, गुलाबी, पीले, सफेद लगे हुए, लाइन से कतार, सुंदर क्यारियां बनी हुई और गुलाब के फूल खिले हुए और बहुत सारे फूल, उसके अलावा भी गेंदा है और भी कई फूल। तो गुलाब के, लाल गुलाब पे दिल आ गया और फिर लगा कि खूब खिला हुआ सा था, तो हमने सोचा इसको तोड़ लेते हैं। तो हम उसमें साथ में कई सहेलियां थी हमारी, तो देखा दूर से माली की निगाह हम पर अटकी हुई थी और माली काका से हम पूछे, इससे पहले ही माली काका वहां पर हाजिर हो गए और हम छू के देख रहे थे। तोड़ने की तो हिम्मत नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें ये बताया गया था कि बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए, तो हम बाकायदा अपनी माँ की बात को याद रखते थे कि बिना पूछे नहीं लेनी। हम पूछे इससे पहले ही, मतलब पूछते कि हम ये फूल तोड़ लें क्या। माली काका आए और कहा कि याद रखना, अगर एक भी फूल इसमें से तोड़े तो हाथ कलम कर दिया
दिया जाएगा। वो बात आज तक जहन में ताजा है। उसके बाद से कभी फूल तोड़ा ही नहीं। और अभी बहुत सारे फूल छतनार कहीं दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि गुड़हल के फूल यहाँ विविध भारती के परिसर में बहुत तादाद में। कभी तोड़ने की इच्छा ही नहीं होती, बस देखते हैं जाकर और खुश हो लेते हैं। कहीं भी फूल तोड़ा नहीं है उसके बाद। बिल्कुल, यहाँ वो भी फूल लगे हुए हैं जिनसे गजरा बनाया जाता है। हाँ। और उन फूलों की जो खुशबू है ना, जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं ना, तो अचानक ऐसा लगता है किसी ने गजरा लगाया हुआ, पता चलता है कि यहीं पौधा है, उसमें फूल खिले हुए हैं। हमारे एक साथी ये बात लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के लिए स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लेकर आए थे। सत्यभामा के आंगन में वृक्ष था, लेकिन पारिजात के कोमल सुगंधित फूल तो बहती हवा के कारण रुक्मणी के आंगन में जाकर गिरते थे। इसमें मत्सर और सच्चे प्रेम की बात बताई है। समाज में ऐसा देखा जाता है कि पड़ोसी के पेड़ पौधों पर लोग अपना ही हक जताते हैं। फूल हो फल हो सब मेरा अपना ही समझते हैं। काठी से, हाथ से डाली को झुका झुका कर कलियां या फूल तोड़ते हैं। एक दादाजी ने तो पड़ोसी को सूचना दी थी कि अब के बार गुलकंद वाला देसी गुलाब लगाना, हमें गुलकंद बनाना है। क्या बात है, इसमें भी फरमाइश है। मजेदार बातें हैं। फिलहाल एक गाना सुन लेते हैं। हाँ। फिर और टिप्पणियां श्रोताओं तक पहुंचाते हैं।
मंजू जी देखिए, फूल तोड़ने और फल तोड़कर खाने पड़ोसियों के यहाँ से, भाई बहुत लोग ये काम करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि भाई हम तो परेशान हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फूल और आम तोड़ने के घटनाक्रम का जो आपने जिक्र किया, लगा मेरी ही कहानी है। रोज की ऐसी घटना से 2-4 हो रही हूँ। कल ही किसी ने मेरे पपीते का फल, जो अभी थोड़ा ही बड़ा हुआ था, किसी ने तोड़ लिया। कई बार तो है ना, पेड़ की जो पत्तियां गिरती है ना, वो भी कलह का कारण बनती है। वो बोलते हैं कि आपके पेड़ से बहुत सारी पत्तियां गिरती है, हमारे घर में गंदगी, हमारे घर के सामने गंदगी होती है, तो आप पेड़ मत लगाए। लेकिन पेड़ से जो फायदे होते हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि कभी कभी ये पेड़ पौधे कलह का कारण भी बन जाते हैं। पड़ोस में नीम का पेड़, पड़ोसी होने के नाते हमारे घर के लोगों में ने अनिच्छा जाहिर की। ठंडी हवाएं आती थी, उसकी छांव भी हमारे अहाते में आती थी, पर बहुत सारी और भी समस्याएं होने लगी थी। बार बार कहने पर उनके घर से बड़ा ही क्लेश हो जाता था। एक दिन कुछ ऐसी घटना हो गई, कुछ सामाजिक तत्व पेड़ से चढ़कर उनके घर में घुस गए। कुछ ज्यादा अनिष्ट नहीं हुआ, पर वह डर गई और पेड़ को कटवा दिया। पेड़ पौधे जरूर लगाइए, पर अपने घर, दीवार और की ओर सुरक्षा देखते हुए। पेड़ फल फूल और शुद्ध वायु देते हैं, पर कुछ सावधानियां बरतते हुए पेड़ों को लगाएं। कि बिल्कुल ऐसे ना हो, कमजोर पेड़ ना लगाएं कि बड़े होकर वो गिर पड़े जरा सी बारिश में। और ऐसी घटनाएं आजकल ज्यादा सुनने को मिल रही, क्योंकि उन्हें ठीक से मिट्टी, खाद, पानी नहीं मिल पा रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पौधों की पेड़ की बात की तो बचपन की छुट्टियां याद आ गई, जब गर्मी की परवाह किए बिना फल चुराने निकल जाते थे और हम खूब गालियां खाते थे, लेकिन परवाह नहीं। आज वही फल घर के आगे पीछे लगे होते हैं, लेकिन वो बचपन का फल चुराना, उसका तो मजा ही कुछ और था। और एक श्रोता और लिख रहे हैं कि भाई पेड़ पौधे तो हमारे भाई हैं, फिर चाहे वो अपने पड़ोसी के हो या फिर अपने बाग के क्यों ना हो। लेकिन यदि अपने बाग के ना हो तो पड़ोसी के पेड़ हमें प्रेरणा अवश्य देते हैं, और हम लोग भी उन्हें अपने बगीचे में लगाने के प्रयास अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि इंसान हरियाली पसंद होते हैं। प्रकृति भी इससे स्वस्थ रहती है और हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाए रखती है। एक साथी लिखते हैं कि मुझे तो नीम, पीपल, बरगद के पेड़ देखकर बहुत खुशी होती है। मैंने अपने घर के बाहर एक नीम का पेड़ लगाया है, अब बड़ा हो गया है और हमें शुद्ध हवा और छाया दे रहा है। और भी साथियों ने हमारे बातें लिखी है कि फूल और आम तोड़ने के घटनाक्रम का, ये तो आपने पढ़ा ही है। और मंजू जी देखिए, जो ये इन श्रोताओं ने लिखा है कि बचपन में हम फल चुराया करते थे, और आम खास तौर से दूसरे के, पड़ोसी के बाग से चुरा कर खाने का मजा ही और होता था। कई बार इस बात को लेकर बड़े विवाद भी हो जाते थे कि एक बाग, 2 लोगों के बाग आप आसपास से जुड़े हुए हैं, मतलब एक मेड़ है, एक मेड़ जो एक दीवार जैसी बनाई जाती है वो है, उसके बस उतना ही फासला है, लेकिन पेड़ को ये नहीं मालूम कि बंटवारा हुआ है कि आप 2 लोगों का पेड़ तो फल गिराते हैं और दूसरे के यहाँ भी, दूसरे के बाग में गिर जाता है, लोग आराम से उठा के खाते हैं। तो इस बात को लेकर भी विवाद हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए पौधे पत्ते क्या कहते हैं सुन लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं।
ये पौधे पत्ते देख करके सचमुच ऐसा लगता है कि मैं झूमूं और मैं गाऊं। बस पड़ोसियों के पौधे न न लेके न लेके अपने पौधे लगाएं और अपने पेड़ को देखकर झूमे गाएं जरूर पड़ोसियों के पौधों को देखकर, लेकिन चुराए नहीं। बिल्कुल। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल हम बोले बतियाए नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और ममता सिंह का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली